नमस्कार। 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के लिए कार्यस्थल कौशल के इस कोर्स में इस सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र को हम दो भागों में लेंगे और इसमें क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन कॉन्सेप्ट एंड आइडिया जनरेशन होगा, जो पहला पार्ट होगा, और दूसरे भाग में हम तकनीक सीखेंगे कि कैसे हम क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन कर सकते हैं। पिछले व्याख्यान में हम चर्चा कर रहे थे स्ट्रेटजीज़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग एंड वेल्थ बिल्डिंग, यानी कि दीर्घकालीन वित्तीय योजना और संपत्ति निर्माण के लिए रणनीतियों के बारे में हमने पढ़ा था। और हम आगे चलते हैं और इस सत्र में जो हम क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेशन के बारे में बात करेंगे, उसके पहले ये ज़रूरी है कि हम क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में भी थोड़ा समझ लें। तो क्रिटिकल थिंकिंग में क्या होता है, अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो ये एक तर्क संगत विश्लेषणात्मक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सूचना, तर्क या साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है और उसके बेसिस पर हम कोई डिसीजन लेते हैं। यानी कि इसमें हम अपने व्यक्तिगत विचार या किसी दूसरे के व्यक्तिगत विचारों को के बेसिस पर हम अपना निर्णय नहीं लेते हैं। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि किसी भी वर्क प्लेस पे या कार्यस्थल पे हमें अपने व्यक्तिगत विचारों को या किसी दूसरे के व्यक्तिगत विचारों को ज़्यादा महत्व नहीं देना होता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच का उद्देश्य ये होता है कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, वो हम जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी सत्यता और उसके प्रमाण पर आधारित निष्कर्ष निकालें। यानी कि हम इसमें जो जजमेंट होता है, जो हमारा पर्सनल जजमेंट होता है, वो हमें उस समय तक नहीं लेना पड़ेगा जब तक कि हम पूर्ण रूप से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसकी सत्यता और उसके प्रमाण को वेरीफाई न कर लें। और यहाँ पर हम किसी के भी व्यक्तिगत विचारों या ओपिनियंस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं क्योंकि वो हो सकता है कि सत्य पर आधारित ना हो। तो इस आलोचनात्मक सोच की प्रक्रिया क्या होती है और इसको समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हालांकि जो सोच होती है वो एक हमारे दिमाग में अपने आप चलती रहती है, लेकिन जब हम प्रक्रिया को समझते हैं तब हम लोगों को इस बारे में ट्रेन कर सकते हैं, और जिससे कि वो जो उनकी सोच है वो आलोचनात्मक हो और न कि अपना व्यक्तिगत व्यूज़ पर आधारित हो। तो सबसे पहला जो हम इसमें जो स्टेप होता है वो होता है एनालिसिस का या विश्लेषण का, जहाँ पर कि जो सिचुएशन है या जो हमारे पास सूचना है उसको हम अलग अलग उसके भागों में बांटते हैं, उसको तोड़ के छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, जिससे कि हम अच्छी तरह समझ लें कि जो पूरी सूचना है या पूरा सिचुएशन है वो किन भागों से बना हुआ है। उसके बाद हम इसका मूल्यांकन करते हैं, यानी कि हर एक छोटे भाग का अलग अलग मूल्यांकन करते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये अच्छा है कि बुरा है, या इसका योगदान बड़े सिचुएशन में क्या है। और उसके आधार पर जब हम निष्कर्ष निकालते हैं तो ये निष्कर्ष ज़्यादातर हमें लॉजिकल होना चाहिए और ये हमारे व्यक्तिगत विचारों से अलग होना चाहिए। अब कार्यस्थल पे आलोचनात्मक सोच क्या होती है या क्यों काम आती है या क्यों हमें ये मालूम होना चाहिए? सबसे पहला तो ये निर्णय लेने के काम आती है और दूसरा समस्या का समाधान करने के लिए आती है। आप सब ये जानते होंगे कि किसी भी वर्क प्लेस में किसी भी व्यक्ति का या वर्कर का या कार्यरत व्यक्ति का दो महत्वपूर्ण काम होते हैं। सबसे पहला तो वो कार्यस्थल में आने वाली प्रॉब्लम्स का समाधान करे, और दूसरा वो निर्णय ले कि कोई भी कार्य किस तरह से होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग या निर्णय लेना कई स्तर पर हो सकता है। ये सबसे छोटे स्तर पर भी हो सकता है और ये सबसे बड़े स्तर पर भी हो सकता है। छोटे स्तर का मतलब है कि मान लीजिए किसी एक यूनिट का मैनेजर है या सुपरवाइज़र है, वो अपने यूनिट के लिए निर्णय लेता है। और अगर हम मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की बात करते हैं या किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करते हैं, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पूरी संस्था के लिए निर्णय लेता है। तो जब कोई व्यक्ति पूरी संस्था के लिए निर्णय लेता है तो ये और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसका एक गलत निर्णय पूरी संस्था को नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए ज़रूरी है कि जब निर्णय लिया जा रहा हो उच्च स्तर पे, तब वहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हम कार्यस्थल पे ये समझें कि क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, जिससे कि जो हम निर्णय ले रहे हैं वो अच्छे हैं। तो ये बात हम समझना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि जो समस्याएं आती रहती हैं, समस्याएं कई प्रकार की हो सकती है किसी भी कार्यस्थल पे, और बहुत छोटी समस्या हो सकती है, जैसे कि मान लीजिए किसी किसी व्यक्ति का समय पर ना आना भी एक समस्या हो सकती है, या मान लीजिए पावर चला जाना किसी कार्यस्थल पे भी एक समस्या हो सकती है। और बड़ी समस्या ऐसे भी हो सकती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी संस्थान का विकास ना हो रहा हो। तो छोटे से लेके बड़ी समस्याएं होती हैं, और हर एक कार्यस्थल पे हर एक कार्य करने वाले व्यक्ति को दो चीज़ें हमेशा करनी पड़ती हैं, समस्या का समाधान और दूसरा निर्णय लेना। और इनमें कैसे कैसे आलोचनात्मक सोच ऐसे आती है या ऐसे काम में आती है कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हों किसी चीज़ के लिए, तो हम दोनों में या तीनों में या चारों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे या कैसे उनको इवेलुएट करेंगे कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। मान लीजिए कि हमने अभी बात करी कि बड़े लेवल पे ये हो सकता है कि किसी संस्था का विकास ना हो रहा हो, तो विकास लाने के लिए हो सकता है 3 या 4 हमारे पास अलग अलग प्रपोजल्स हों या अलग अलग स्ट्रेटजीज़ हों और सभी अच्छी लगती हों। तो यह निर्णय लेने में कि चारों या पांचों में से कौन सा निर्णय हमें ज़्यादा या कौन सी स्ट्रेटजी सबसे ज़्यादा कारगर होगी, तब हमें क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच का ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम कैसे इसको काम करते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में यानी कि कोई समस्या आती है तो ज़्यादातर जो हमें ऊपर दिख रहा होता है वो समस्या का जड़ ना होके समस्या का ऊपरी रूप होता है। मान लीजिए कि हम बीमार पड़ते हैं और हमें फीवर हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ना अपने आप में एक समस्या नहीं है, लेकिन तापमान क्यों बढ़ा उसका जो जड़ है वो समस्या है। तो हम बुखार की गोली खाकर बुखार तो कम कर सकते हैं, लेकिन जिस बीमारी ने वो बुखार को जन्म दिया था वो नहीं होगा। इस वजह से जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो प्रॉब्लम का समाधान के लिए सबसे पहले वो ये देखना चाहता है कि इसकी जड़ कहाँ है, कि हमारे गले में तो इन्फेक्शन नहीं है, या हमें स्टमक में इन्फेक्शन तो नहीं है, या हमारे फेफड़ों में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया है। तो ये समझने के लिए, और कार्यस्थल पे इसी तरह की एनालॉजी हम कर सकते हैं, जहाँ पर कि हमारे सामने समस्याएं आती हैं और समस्याओं का निदान के लिए हमको सबसे पहले उसकी जड़ में जाना होता है। तो यहाँ पर जो क्रिटिकल थिंकिंग हमने पहले पढ़ा कि कैसे हम एनालाइज करते हैं और इवेलुएट करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व में काम आता है। अब हम आते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग में क्या फ़र्क होता है। क्रिएटिव थिंकिंग में हम एनालिसिस नहीं करते हैं, लेकिन हम नए मौलिक या असामान्य विचार उत्पन्न करते हैं। अब ये क्यों करना चाहिए, नए मौलिक या असामान्य विचार क्यों उत्पन्न होने चाहिए। सबसे बड़ा कारण तो ये है कि जैसे जैसे हमारा विकास होता है वैसे वैसे हमें नई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और जब हम नई समस्याएं आती हैं तब हम पुराने जो उसके सलूशन होते हैं उससे हम काम नहीं चलता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती हैं। इसलिए हमें नए विचार या नए विचार उत्पन्न करने पड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अब हमारा एनवायरनमेंट पे बहुत जोर है कि कैसे हमारा पर्यावरण बना रहे, तब हम पुराने पेट्रोल या डीजल इंजन की गाड़ियां नहीं बना सकते। तो हमें कुछ नए विचार उत्पन्न करने होंगे कि कैसे पर्यावरण की, क्योंकि गाड़ियां भी चलना ज़रूरी हैं, तो कैसे हम पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए नई गाड़ियां बना सकते हैं। और इसमें जो रचनात्मक सोच ये थी कि कैसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण कर सकते हैं, और जो कम कीमत पे बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए काम कर सकती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे हमारे कार्य क्षेत्र में चीज़ें होती हैं जिनके लिए हमें रचनात्मक सोच की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हो सकता है कि समय के साथ जो पुरानी समस्याएं थी उनका प्रारूप बदल गया हो, और जो हम सॉल्यूशन पहले से चलाते आ रहे थे वो इतने कारगर ना हों।
अब इसमें रचनात्मक सोच का पर्पस क्या होता है? सबसे पहले तो हम नई संभावना तलाश कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अभी तक हमारे पास जो जो चीज़ें जिन चीज़ों से हम काम कर रहे थे वो बहुत सीमित हों, और अगर हम क्रिएटिव होते हैं तो हम नई नए संभावनाओं का सृजन कर सकते हैं। और जो अभी हमारे पास फ्रेमवर्क है या जिस तरह से हम अभी कार्य कर रहे हैं उससे हम आगे जा सकते हैं और नए कार्य क्षेत्र में या नए कार्य की शैली में भी हम आगे विकास कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने क्रिटिकल थिंकिंग में देखा था कि एक कोई प्रोसेस होती है जिसको कि हमें ट्रेन कर लेना चाहिए या जिसको हम फॉलो करें तब हम रिज़ल्ट हमारा क्रिटिकल थिंकिंग या निर्णय लेने में काम आता है, उसी तरह से हम क्रिएटिव थिंकिंग की भी प्रोसेस को हमें समझना चाहिए, प्रक्रिया को समझना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मन में कोई विचार आता है, कोई कल्पना होती है, फिर हम मंथन करते हैं, इन चीज़ों को मंथन करते हैं कि जो हमारा विचार है कैसे इसको हम अपने कार्य में ले सकते हैं, और उसको हम नवाचार बोलते हैं। तो इनोवेशन ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि हम क्रिएटिव थिंकिंग को बदलते हैं ऐसे रूप में जो कि हमारे लिए काम आ सके। और दो जो मुख्य कारण होते हैं क्रिएटिव थिंकिंग या इनोवेशन के लिए कार्यस्थल में, उसमें एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ावा देना होता है। तो जब हम कुशलता की बात करते हैं या एफिशिएंसी की बात करते हैं, तब हम बात कर रहे होते हैं कि हम किसी भी कार्य के लिए कितना रिसोर्सेज खर्च कर रहे हैं और उसका हमें आउटपुट क्या मिल रहा है। अगर हम कम से कम रिसोर्सेज कंज्यूम करके और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आउटपुट निकालते हैं तो वो ज़्यादा एफिशिएंट प्रोसेस कहलाएगी। उसी तरह से इफ़ेक्टिवनेस पर हमको ध्यान देना होता है, यानी कि जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो हम बदलाव लाना चाहते हैं, क्या हमारे करने से वो बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर हम किसी क्लासरूम की बात करते हैं जहाँ पर कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है और कई विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो हम बदलाव लाना चाहते हैं वो ये होता है कि जो शिक्षक के पास ज्ञान है वो विद्यार्थियों के पास आए और वो विद्यार्थी इस ज्ञान को हासिल करके आगे इस्तेमाल कर सकें। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि किसी क्लासरूम में जो शिक्षक है वो अपना ज्ञान विद्यार्थी तक सही रूप में नहीं पहुंचा पा रहा है, तो ये इनइफेक्टिव प्रोसेस होगा। और यहाँ पर हम रचनात्मक सोच से इस प्रोसेस को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आजकल उन्नत तकनीकें आ गई हैं जिसमें कि बहुत सारे मल्टीमीडिया यूज़ करके हम इस प्रोसेस को ज़्यादा प्रभावी बना पाते हैं। अब क्रिएटिविटी और इनोवेशन में क्या अंतर है ये भी हमें समझना ज़रूरी होगा। जब हम रचनात्मकता की बात करते हैं तब इसमें नए आइडियाज़ का सृजन होता है, और दूसरा ये सिर्फ कल्पना मात्र रह सकता है। जैसे कि मान लीजिए हम कल्पना करते हैं कि हम किसी रॉकेट से मार्स पर 3 घंटे पे पहुंच जाएंगे, तो अगर जब तक वो हम ऐसा रॉकेट नहीं बना पाते तब तक वो कल्पना ही रहता है, और इसका कोई खास हो सकता है कि उद्देश्य ना हो। यानी कि हम अगर हमें कोई नई चीज़ आती है तो उसका किस काम में हम लेंगे उसका हमें विचार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि जब किसी पहिए का आविष्कार हुआ होगा, वो क्रिएटिव तो हुआ होगा कि गोल है, लेकिन हो सकता है कि उस समय यह नहीं हम सोच पाए हों कि उसको किस कार्य में लिया जा सकता है। तो जब हम गाड़ियों में वो गोल पहिया लगाया, वो इनोवेशन हुआ, क्योंकि वहाँ पर हम उसको इस्तेमाल कर सकते थे। इसी तरह से कई उदाहरण हैं जहाँ पर कि नई चीज़ सृजन हुई है, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल होना है वो इनोवेशन द्वारा हुआ। और इनोवेशन में क्या होता है कि हम विचारों का अनुप्रयोग पर ध्यान देते हैं, और यह टेंजिबल होता है या ठोस होता है, यानी कि उसको कार्य में ले सकते हैं। जो नया हमने सोच की है उसको एक किसी कार्य में ले सकते हैं। और तीसरा उसका उद्देश्य होता है, कोई स्पष्ट उद्देश्य होता है कि हम उस क्रिएटिविटी को कैसे काम में लेंगे। अब अंतर समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट का कोई एक पेंटिंग बनाता है, दिखने में बहुत सुंदर लगती है क्योंकि वो नई है और हम पहला वैसा नहीं देखा है, तो वो क्रिएटिविटी है, यानी कि वो वहीं तक सीमित है, उस पेंटिंग तक ही सीमित है। लेकिन अगर कोई पेंटर एक नई तकनीक बनाता है कि कैसे पेंटिंग और अच्छी बनाई जा सकती है, मान लीजिए कि कैसे रंगों का प्रयोग और ज़्यादा हो सकता है, एक नई तकनीक बनाता है कि रंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जा सके,
वो इनोवेशन कहलाएगा, क्योंकि उस तकनीक को दूसरों द्वारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन में ये फ़र्क है। क्रिएटिविटी एक तरफ है जो नए नए आइडियाज़ सृजन करती है, और इनोवेशन उन आइडियाज़ को काम के रूप में बदलता है। तो जो इनोवेशन हुआ उसका फोकस क्या होता है कि हम उसको काम में लें या किसी प्रॉब्लम सॉल्यूशन में लें या उसको आगे किसी विकास के लिए काम में लें। और क्रिएटिविटी का सिर्फ यही होता है कि हम नए विचार उत्पन्न करें। अब नवाचार की आवश्यकता किसी भी कार्यस्थल पे क्यों होती है? सबसे पहला तो ये है कि जब हमें नई समस्याओं को से सामना करना पड़ता है, तब हो सकता है कि पुराने जो उसके समाधान थे वो काम में न आए। इसलिए नई समस्याओं के लिए हमें नए समाधान की आवश्यकता होती है, और इसलिए नवाचार की आवश्यकता होती है। जैसे कि जो पहले क्राइम होती थी वो ज़्यादातर मारपीट वगैरह होती थी, लेकिन नई क्राइम जो हम देख रहे हैं जैसे साइबर रिलेटेड है, मोबाइल फ़ोन पे रिलेटेड है, या डिजिटल अरेस्ट है, उसके लिए जो पुराने थाने थे वो कारगर नहीं होते हैं। उसके लिए हमें नई इनोवेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि साइबर थाना, या नए पुलिस ऑफिसर्स की ज़रूरत होती है जिनके के पास नए इनोवेटिव टेक्निक्स हों इस तरह के अपराधियों को पकड़ने के लिए। दूसरा है कि नवाचार से आर्थिक विकास होता है और हम प्रतिस्पर्धा में आगे जाते हैं। तो एक ही कार्य अगर मान लीजिए दो अलग अलग कंपनियां कर रही हैं और एक कंपनी उसको नए तरीके से करती है, तो हो सकता है कि वो उसकी लागत बचा सके, या जो उसकी जो क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी कर सके। इस वजह से वो प्रतिस्पर्धा में आगे निकल सकती है। तीसरा ये है कि इफ़िशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें विकास होता है। कम समय में कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके हम वही कार्य कर सकते हैं। और दूसरा, जो हम चेंज चाहते थे या जो हम रिज़ल्ट चाहते थे वो हम ज़्यादा अच्छी तरह ले सकते हैं। चौथा, इसमें सतत विकास होता है, यानी कि सस्टेनेबल होता है, यानी कि हम विकास के लिए ऐसे रिसोर्सेज का नाश नहीं करते हैं जो कि दोबारा न बन सके। तो जैसे कि अगर हम कोयले से एनर्जी बनाते हैं तो कोयला ख़त्म हो सकता है, प्रदूषण होता है। लेकिन अगर हम सोलर एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, सौर ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, तो ना तो कोई चीज़ ख़त्म होती है और न ही हम यहाँ से प्रदूषण फैलाते हैं। पांचवा ये है कि कार्यस्थल पर अगर हम इनोवेशन करते हैं तो ये हमारी एडेप्टेबिलिटी और इम्प्रोवाइजेशन को भी मदद देता है। लचीलापन, यानी कि हम किसी एक सोल्यूशन को अलग अलग सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। और इम्प्रोवाइजेशन ये होता है कि हम किसी प्रॉब्लम के लिए नया सोल्यूशन निकाल सकते हैं जो उन सब चीज़ों से जो हमारे पास पहले से भी मौजूद हों। कुछ ग्रंथों की सूची है जिसको कि आप रेफ़र कर सकते हैं आगे पढ़ने के लिए और इस टॉपिक के बारे में और जानने के लिए। और अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे हम उत्पन्न कर सकते हैं, और उसमें कई सारी तकनीक होती हैं जो हम अगले वाले सत्र में देखेंगे। धन्यवाद।